नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गैंगस्टर अमन साहू की। हम सबको पता है कि उसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब वो फिल्मी स्टाइल से भागने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो बाकायदा पुलिस की कस्टडी में था और वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसके साथी उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के वाहन पर बम तक फेंका गया और उसके बाद एकाएक पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो अमन साहू को ढेर कर दिया गया। अमन साहू राइट हैंड था लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई की क्या कमर टूट गई है अमन साहू की मौत के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। प्रवेश, ये अपने आप में बड़ा एक तरह से कहा जाए क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे छत्तीसगढ़ झारखंड में, सॉलिड नेटवर्क, 125 सॉलिड नेटवर्क, और ऐसे में अब उसके मारे जाने से लॉरेंस को सेटबैक लगा। अरे बहुत बड़ा साइडबैक, आप समझ लीजिए कैसे। देखिए, इसकी पकड़ थी छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के ऊपरी राज्य बंगाल तक इसके नेटवर्क्स फैले थे। तो देखिए, ये जो मेन स्टेट्स है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा खनन का काम होता है, माइनिंग्स का काम होता है। अब खनन और माइनिंग्स का काम यहाँ ज़्यादा, तो पैसे की उगाही बहुत ज़्यादा थी। इनको यहाँ से ना पैसों का सपोर्ट मिल रहा था, तो जो मेन पैसों का अच्छा खासा सपोर्ट से वहाँ यहाँ से मिल रहा था। क्योंकि आपको पता है, जहाँ खनन का काम हो रहा है यहाँ सब दादागिरी चलती है, यहाँ मतलब सपोर्ट्स चलता है, लोकल सपोर्ट आपको चाहिए होता है हर चीज़ से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, अगर आपको वहाँ ट्रक्स लगाने हैं खनन में, हर चीज़ से A to Z आपको वहाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट भी लेना तो आपको लोकल सपोर्ट चाहिए, बिना उसके बड़ा मुश्किल होता है लोकल लोगों के लिए वहाँ काम करना। अब देखिए, अब जो इनको फंडिंग आ रही थी ना, वही रास्ता बंद हो गया। ये इनको वेपन्स जो मिल रहे थे बांग्लादेश के थ्रू और ये सब जो बॉर्डर वाले रास्ते से, उससे अमन साहू ही भारत में अच्छे खासे गन्स के खेप को ला रहा था और वो लॉरेंस के गैंग तक पहुंचा रहा था। जेल में बैठ के वो भी नेटवर्क चला रहा था। और आपने लास्ट के जितने भी 2-4 केस देखेंगे, हर केस में कहीं ना कहीं अमन साहू के ग्रुप का कनेक्शंस था, हर केस में। बाबा सिद्दीकी में भी इवन उसका नाम आया था कि उसके ग्रुप के 2 लोग थे कांटेक्ट में, वो हेल्प कर रहे थे, गन्स की बातचीत चल रही थी। ऐसे सिद्धूमाला केस में भी दो आरोपी थे, वो अमन साहू गैंग से थे। तो उसका नेटवर्क तो बहुत वास्ट है। और सबसे मेन जो रिलीफ इससे पुलिस को मिलेगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का और जो झारखंड का नक्सलवादी वाला इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, उस इलाकों में इसकी पकड़ अच्छी थी। वहाँ से भी इसके लिए गन्स सप्लाई करना, गन्स मुहैया कराना और फंड्स का अरेंजमेंट करना, इसके लिए कहा जाता था कि ये वहाँ का गॉडफादर था फंड्स अरेंज कराने के लिए। तो उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंसी थी। अब उसके जाने के बाद एक तरह से आप देख लो, ये जो स्टेट्स हैं 5 स्टेट, ये लॉरेंस बिश्नोई के कब्जे से हट गए। यानी ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का जैसे आपने हिस्सा बताया, बंगाल का कुछ हिस्सा, हाँ, ये जो डिपेंडेंसी थी लॉरेंस की, वो इसके ऊपर थी सीधी सीधी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ एक लौता अमन साहू था जो कि पूरा नेक्सस चला रहा था। उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, कोई ऐसा बड़ा गैंगस्टर नहीं है जिसके बोलने पे कुछ हो। और देखिए, नक्सल ग्रुप है वो अलग है, वो गैंगस्टर्स को खुलकर सपोर्ट नहीं करता, वो लॉरेंस को भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एक गैंगस्टर को सपोर्ट कर रहा था। और अमन साहू को नक्सली इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि ये उन तक आर्म्स एम्यूनिशन पहुंचाता था, उसमें उनकी हेल्प करता था, फंडिंग में भी उनकी हेल्प करता था, जिसकी वजह से वहाँ के जो दोनों चीज़ थे, उसका पॉलिटिकल कनेक्शंस भी था पास्ट में। इसलिए वो अपना, ऐसा कहा जाता है कि देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट होता है तभी गैंगस्टर्स इतने फल फूल पाते हैं। और लेकिन इसकी मौत के बाद खबर भी एक आई थी कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहा था। अभी बात करो 2024 में उसने टिकट के लिए उसने पर्चा भी ले लिया था, लेकिन कोर्ट ने उसे परमिशन नहीं दी लड़ने के लिए। कोर्ट भी गया था इस बाबत कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं दिया, क्योंकि 124 केस है जिसमें से 4 केसेस में वो प्रूव होने वाला, लास्ट स्टेज में 2 केसेस में प्रूव है गिल्टी, तो उसे नहीं मिला मौका। लेकिन उसकी फैमिली चाहती थी कि वो आ जाए, और उसके आज उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसके घर वालों ने, उसके पिता ने कहा कि मेरा बेटा सिस्टम का मारा था, जिसकी वजह से वो क्राइम का रास्ता चुना। देखिए, सबके परिवार वाले यही कहानी सुनाते हैं। लॉरेंस के परिवार वालों ने भी यही कहा कि हमारा बेटा सिस्टम का मारा हुआ है और उसको सिस्टम्स की वजह से आज वो ऐसी जगह पहुंच गया है। नहीं, लेकिन अमन साहू की अगर मैं बात करूँ, क्रिमिनल केसेस खासकर जो कोयला, जो व्यापारी होते हैं, ये जो खदानों में जो चलाते हैं पूरी, उनके ऊपर पूरा नेक्सस बनाना, वहाँ एक तरह से उनको डराना धमकाना, कई तो उनके ऊपर फायरिंग तक करी गई केसेस। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर पहला केस हुआ ना, इसने क्या किया, ये 2015 से एक छोटा मोटा गुंडा बन गया। ये गुंडा बन गया, भाईगिरी करने लगा। तो इसने क्या किया, पहले एक ना छोटा ट्रांसपोर्टर था, उसकी ना 10 ट्रकें लगी थी कोयला खदान में। तो इसने उसको धमकी दिया कि तेरे को मेरे एरिया से ट्रक लेके जाना है तो मुझे हफ्ता देना पड़ेगा। तो उसने हफ्ता देना शुरू किया। इसने वहाँ से पहली अपनी जर्नी शुरुआत की। तो ये धीरे धीरे बहुत सारे ट्रक वालों से हफ्ता लेना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने अपना ट्रक्स खनन के खदान में लगाया था एज ए वेंडर। अब ये क्या करने लगा,
वहाँ लोकल पुलिस वगैरह को सेट करने लगा और खदान में अपने लोग सेट करने लगा। तो जहाँ से 1 टन माल निकलता था वहाँ से 1.5 टन माल निकालते थे ये। 1 टन जो रूल्स के हिसाब से निकलती थी वो जाता था और बाकी का आधा टन ये लोग अपने हिस्से में रखते थे। ये ऐसा करते करते अपना नेक्सस बढ़ाता है। धीरे धीरे इसकी भनक पड़ी और पुलिस प्रशासन थोड़ी एक्टिव हुई, लेकिन 2019 आते आते ही अपना नेक्सस बना लिया तो बड़ा क्रिमिनल बन गया था। 2019 में पहली बार जेल गया, मतलब जिसमें इसको जुडिशियल कस्टडी के बाद भेज दिया गया कारागार में कि अब तू जा भाई वहाँ। अब ये वहाँ चला गया तो चिराग जी पुलिस के लिए तो नाक में दम था, वहाँ इसका अंदर इसके लोग पहले से थे, अंदर बैठ के अपने नेक्सस चलाने लगा। फिर ये भाग भी गया, जेल से भाग गया। फिर ये बल्कि ये तो जानकारी ये भी कई बार भागा है जेल से। 2 बार भागा है। तो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट, बिना पुलिस सपोर्ट के आप इतना जल्दी इजीली भाग नहीं पाओगे। इतने बड़े क्रिमिनल हो, छोटा क्रिमिनल होता तो समझ में आता कि जिसके ऊपर पुलिस का ध्यान ना हो, जेल प्रशासन का। फिर ये पकड़ा भी गया, वापस से भाग गया, फिर पकड़ा गया। 2020 में वापस पकड़ा गया, जिसके बाद तब से जेल था। उसके बाद से इसके टोटल अब तक जो जेल इसने सर्व किए वो 11 जेलों में इसकी चेंजेस हो चुके। यही कारण है क्योंकि अंदर बैठ के नेक्सस चला रहा था। लेकिन एक बात तो साफ है ना कि अगर नेक्सस चला रहा था तो कहीं ना कहीं करप्शन बहुत ज़्यादा जेलों में, या ये कहें कि कहीं ना कहीं पुलिस इसके ऊपर उतनी नज़र नहीं बना पा रही थी। बार बार ये वारदातों पर वारदातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी तो इसमें साबित होती है ना। ऐसा देखिए 2 तरह की चीज़ें होती है चिराग जी, हमें समझना पड़ेगा। हर बार ना अगर जेल से कोई नेक्सस चला रहा है इसका मतलब जेल से कुछ करप्शन नहीं है। ये लोग अपने तारीख में आते, इनके जो अंदर बंदे होते हैं ना, ये अंदर बाहर करते होते हैं तारीख पे। जैसे कोई इन्हें पता है कि ये बंदा है ना जेल से बाहर जाने वाला है, उससे जो मैसेज पहुंचाना है जिसको बाहर, ये पहुंचवा देते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत लगता था कि ये जेल से बैठ के नेक्सस चलाते कैसे। तो मैं व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा मोस्टली ये कैसे नेक्सस चलाते। समझिए इनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया, लेकिन आप इनको कितना दिन आइसोलेट करके रखोगे? ऐसे में तो इंसान मर जाएगा। इन्हें थोड़ा दिन रखते भी, अगर कोई गलती करेगा तो, कोई गलती नहीं करे तो आइसोलेट में क्यों रखेंगे? इन्हें नॉर्मल कैदी के साथ रखेंगे। तो ये ना टारगेट करते कि कौन एक कैदी अभी बाहर जाने वाला है, किसकी अगली मुलाकात, बल्कि मदद करते हैं तो एक दूसरे की। किसकी अगली मुलाकात है, किसके पास वकील नहीं है, उसको बोलेंगे कि तू अपने वकील के थ्रू इसको मैसेज पहुंचा। तू अपने, तेरे घर वाले मिलने आने वाले हैं ना, तेरी मुलाकात है तो ये मैसेज मेरे लोगों तक पहुंचा। मैसेज ऐसे बाहर जाते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। फिर इनको पता है ये बंदा बेजेल, ये इसने हाफ मर्डर करके आया, ये बेल पे बाहर जाने वाला है, इसके घर इसका कोई है नहीं, इसका जिसका फाइनेंशियल कंडीशन हो ठीक नहीं, उसको बोलेंगे हम तुझे काम वाम देते हैं, तू जाके हमारा बाहर काम कर। ऐसे जेल से नेक्सस चलता है। तो ये तो साफ है ना कि ये सब चीज़ें तभी संभव हो पा रही है जब, हाँ ये बात भी ठीक है आइसोलेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये तभी जब ये सारे इकट्ठे, चाहे ये खाना एक साथ खा रहे हो कैंटीन में, चाहे ये काम कर रहे हो बैरक में हो, तो कहीं ना कहीं वहीं से तो करप्शन इतना ज़्यादा है। हाँ, वो है वहाँ से कर रहे हैं। आप सोच लो कि 24 घंटे फ़ोन पे अंदर से बात करें तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कभी कभार ये तो चोरी से इनके लोग अंदर मोबाइल लेके घुस जाते हैं, बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। मोबाइल लेके कोई घुस गया, किसी ने किसी के फ़ोन यूज़ कर लिया और ये फ़ोन से बाहर कांटेक्ट कर लेते हैं। तो लेकिन वो तो बहुत रेयर केस होता है क्योंकि फ़ोन जेल में लॉरेंस को लेकर कितना ज़्यादा अब ये माना जाए, क्योंकि लॉरेंस के खिलाफ एनआईए ने 80 से ज़्यादा मुकदमों में ये कहा था कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है। कई केसेस में चार्जशीटेड है वो, बहुत कम केसेस हैं जिसमें उसको कन्विक्शन हुई है। तो ऐसे में क्या ये कहा जाए कि ये केसेस उसके ऊपर लाद दिए गए, जो कि उसका भी कहना था जब एक उसने इंटरव्यू दिया था कि मेरे को तो जानबूझ के जेल में बैठाए रखा है तब से। अरे तो ले लो बेल क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? वो कह रहा है बेल ही नहीं, क्योंकि इतने सारे केस हैं। अरे नहीं मिलती बेल। अरे अप्लाई तो करो, अप्लाई नहीं किया। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी लॉरेंस बिश्नोई की कि लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले 3 साल में बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। उसको पता है मिलनी नहीं बेल का कोई ना। अरे अप्लाई तो करो, क्यों नहीं मिलनी? आप अप्लाई नहीं करें क्योंकि पता है आप बाहर आओगे तो आपके इतने दुश्मन बन गए हैं कि आप अंदर ही सेफ हो। बिल्कुल सच बात है चिराग जी, उन्हें पता है वो अंदर ही सेफ है, बाहर उनके 100 दुश्मन है, उन्हें कोई ना कोई मार देगा। तो लॉरेंस बिश्नोई जानबूझकर जेल से बाहर नहीं आना चाहता। पुलिस अगर छोड़ दे, बेल दे दे तो आप देखना आपस में। नहीं, लेकिन ये भी तो आरोप लगते हैं कि रॉ का एजेंट है, रॉ के लिए काम करता है, एक खबरी है। वो सब सुनी सुनाई बात है। इतनी कोई बड़ी वो नहीं। ये लोग मुखबिरी कर सकते हैं, मुखबिरी कर पाया सकते हैं। इनके पास कोई प्रोफेशनल किलर विलर ये सब इन लोग के पास नहीं है जो ये एजेंसीज के लिए इतना बड़ा मुखबिरी। जो जेल में बंद है, जितना भी बड़ा क्रिमिनल होगा वो सिर्फ मुखबिरी कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब बोलना कि उनके लिए एजेंट है, इनके लोग कैसे मारते किसी का? पीठ में छुरा घोंपते हैं ना, छुपके से किसी की रेकी की, उसको जाके गोली मार दी है। ये करते हैं थोड़ी ना फाइटर्स हैं, बिल्डिंग में चढ़ के जाके वो करें। तो वैसा नहीं है इनके पास। तो ऐसे नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं जो पहले से क्राइम करते आ रहे हैं और उन्हीं से क्राइम करवा। ये माना जाए कि अब अमन साहू के जो ढेर हुआ है, वो अमन साहू के बाद उसका गैंग चलाने वाला कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। आप ये मान ली तो अमन साहू का गैंग यहाँ से डिमोलिश हो गया है। चलिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो गैंगस्टर है उसकी कमर टूटे।
कानून का राज स्थापित हो और जिस तरह से अब अमन शाहू को इनकाउंटर में ढेर किया गया है, वाकई ये लॉरेंस के लिए एक सेटबैक है। ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि फ़िलहाल तो यही माना जा रहा है कि सेटबैक है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो अमन शाहू उसको हैंडल कर रहा था, चला रहा था।